You are listening खास बात। रिश्ते हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिश्ते कभी संभालने पड़ते हैं और कभी कभी वो समय के साथ बदल भी जाते हैं। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं यानी वानी आपके लिए लेकर आ गई हूँ खास बात। और आज खास तौर से मैं रिश्तों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम रिश्तों के बारे में ही बात करने वाले हैं। वैसे तो आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और वैसे अगर कानूनन देखा जाए तो वो क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन साथ ही में आज उनसे हम रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब कि रिश्तों की नाजुक कड़ियाँ जो रहती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज मौजूद है श्रद्धा जी, और जो कि हमें बहुत सारी बातें बताने वाली है। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। वेलकम श्रद्धा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मैं बहुत कंफर्ट हूँ आपके साथ, आपकी टीम के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। श्रद्धा जी, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, जैसा मैंने बताया आपको कि क्रिमिनल लॉयर हैं आप। Yes. और साथ में जो है आज हम कुछ रिश्तों की बात करने वाले, थोड़ा सा ऑक्सीमोरन से, मतलब ऑपोजिट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आप फीमेल हैं Yes. और क्रिमिनल लॉयर हैं, Yes. मतलब तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है ये कैसे बना, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं जियोग्राफी में एमएससी करूं और डॉक्टरेट बनूं और प्रोफेसर बनूं। अच्छा। बट मेरे फादर लॉयर हैं, हम्म, तो ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन सागर, डिस्ट्रिक्ट सागर। आई बिलोंग टू प्रॉपरली सागर एक्चुअली। अच्छा। यस। 2008 में मेरी लॉ डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं इंदौर शिफ्ट हो गई थी। देन मैंने कोचिंग की एडीपीओ सिविल जज की और फिर मैं इंटरव्यू तक पहुंची। अच्छा, मेंस क्वालिफाई। ग्रेट। यस, मेंस क्वालिफाई किया मैंने, इंटरव्यू तक पहुंची। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू में पूरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। देन आई स्टार्टेड practice. Okay. But before practice, मैंने I dedicated 3 years to running the coaching classes for अच्छा। civil judge and ADPO. ओके, वंडरफुल। Yes. फिर 2015 से मैंने ये मैंने अपना डेडिकेशन दिया मेरी प्रैक्टिस में। तो आप सुप्रीम कोर्ट में फुल टाइम प्रैक्टिस करती नो, हैं? मैं हाई कोर्ट में करती हूँ। Okay. करेंटली आई प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट बेंचट Okay. इंदौर। ओके, वंडरफुल। यस। फिर मैंने 2017 में एग्जीक्यूटिव मेंबर का चुनाव फाइट किया ओके, और मैं wonderful. सबसे हाईएस्ट वोट पे मैंने वहाँ से Great. जीत गई थी मैं। That's सबने wonderful. मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद प्रैक्टिस चलती रही। फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिली 2025 में। इसके पहले मैं AFRC, एडमिशन फी एंड रेगुलेटरी कमेटी की पैनल लॉयर भी हूँ। Okay. और लीगल एड सर्विसेज जो कुछ है उसकी मैं पैनल लॉयर भी हूँ। अभी 2025 में मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल अपॉइंट हुई हूँ। क्या बात है। यस। और उसके पहले मैं MP गवर्नमेंट में एज अ पैनल लॉयर अपॉइंट हुई हूँ। सो दैट इज़ वंडरफुल, अमेजिंग सी जर्नी रही है आपकी। यस। जैसे कि हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर तो बहुत गहरा परंपराओं का एक बहुत गहरा असर है, लेकिन जो आज की जनरेशन है ये फ्रीडम चाहती है। यस। तो जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में या इन है, ये कह सकते हैं, वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो आपका एक ओवरऑल, अगर मैं एक एडवोकेट से पूछती हूँ कि व्हाट इज़ लिव इन रिलेशनशिप, तो आपका क्या आंसर होगा? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिव इन रिलेशनशिप आया क्यों, किस वजह से आया, तो मैं पहले एक मैरिज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं जी। 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है विवाह का। तो जो दो पर्सन मेल फीमेल को जब दाम्पत्य जीवन की वो लोग शुरुआत करते हैं तो उसको विवाह का नाम दिया जाता है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में हो, ईसाई धर्म में हो या मुस्लिम में हो। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। जी। तो जब दो लोग अब क्या हुआ कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देती या उसको अच्छा नहीं मानती, बट कानूनन इसे अवैधानिक नहीं माना गया है। ये इमोरल है बट इलीगल नहीं है। अच्छा। यस, अनैतिक है बट इसको हम असंवैधानिक नहीं बोल सकते क्योंकि कानून ने खुद इसको मान्यता दी है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उनके थ्रू। और दूसरी चीज, जब भारतीय संस्कृति में जब धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता का उदय हुआ, वेस्टर्न कल्चर आया, तो लिव इन रिलेशनशिप का नाम आया। तो अब व्हाट इज द लिव इन रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप दैट मीन्स टू एडल्ट और अनमैरिड पर्सन जब एक साथ एक ही घर में रहते हैं,
अपने आप को एक समाज के सामने पति पत्नी की तरह प्रस्तुत करते हैं और उनके पास विवाह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है और उनका आगे जाके विवाह के लिए कमिटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप। ओके। यस। पर जैसे कि आजकल ऐसा ट्रेंड में है कि भाई लोग लिव इन में रह रहे हैं, लोग रिश्तों से घबरा रहे हैं, ये कह सकते हैं एक Yes. तरीके से। तो इन सारी चीज़ों में अगर मैं आपसे एज एन इंडिविजुअल पर्सनल मतलब क्वेश्चन करूं, आपका पर्सनल ओपिनियन जानने की कोशिश करूं अगर, तो आपके हिसाब से जो लिव इन रिलेशनशिप है वो हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में कैसे एंटर कर रहा है और क्या क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं? एंटर तो वेस्टर्न कल्चर से ही किया है जी। डेफिनेटली, वहीं से लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी और इंडिया ने इसको धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। और इसके बाद स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सी बातें मतलब ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत ही इमेच्योर तरीके से दो लोग आपस में रहना शुरू कर देते हैं और विद इन फ्यू टाइम जो है वो नहीं रहना चाहते हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? नहीं रहना चाहते हैं, इसके लिए उनको अपने राइट्स के लिए बहुत जानना ज़रूरी है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। आजकल इतने केसेस बन रहे हैं आफ्टर मैरिज भी, जैसे बहुत सारा यहाँ पे नाम लेना शायद ज़रूरी नहीं समझूंगी, लेकिन हम जान रहे हैं कि आजकल महिलाएं ही हावी हो रही हैं जी। पुरुषों के लिए। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर हाँ ये सब ये ऐसा भी जो हम देख रहे हैं करेंटली, वो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कोई भी टू पर्सन्स जो अनमैरिड अडल्ट पर्सन होंगे, मैं बार बार इसको हाईलाइट करूंगी, अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड और अडल्ट पर्सन जो लिव इन में एक साथ हाउस होल्ड यूज शेयर करते हैं और अपने आप को समाज के सामने पति पत्नी के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में शो ऑफ करते हैं, वही लिव इन रिलेशनशिप होता है। तो इसके मैरिड और डी मैरिड के बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कहा। वैसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारा एडॉप्टेशन हो जाता है वेस्टर्न कल्चर का, लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो दिल को दुखा देती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब वायलेंस होता है, स्पेशली फीमेल्स के साथ जब वायलेंस होता है, तो उसके लिए क्या लीगल चीज़ें जानना ज़रूरी है? अगर कोई फीमेल इज़ गेटिंग इनटू द लिव इन रिलेशनशिप कि अगर इस तरह की कुछ होता है, वायलेंस होता है उसके साथ, तो वो क्या कर सकते हैं? वायलेंस अपने आप में क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और वायलेंस इन एनी फॉर्म इज अनएक्सेप्टेबल। अब लिव इन पार्टनर्स में यदि वायलेंस होता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो महिला होती है, जो विमन होती है, उसको वो सारे राइट्स होते हैं जो एक लीगली वेडेड वाइफ को होते हैं। ओके। यस। ओके। हाँ, चाहे वो उसकी संतान हो और चाहे वो खुद हो इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम देखेंगे तो उसमें सेक्शन 12 का भी उसको अधिकार है, सेक्शन 19 का भी ये अधिकार थोड़ा है। सा एलैबोरेट कर दीजिए। यस यस यस। सेक्शन 12 संरक्षण के बारे में बोलती है कि जैसे सपोज दैट एक आपने एक सेक्शन सुना होगा सीआरपीसी, अब तो उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधित करके नया एक्ट बना दिया गया है। तो धारा 125 बहुत फेमस है मेंटेनेंस के लिए, जी। जिसको अब सेक्शन न्यूली 144 में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 है संरक्षण के लिए कि वहाँ भी वो मेंटेनेंस पा सकती है जैसे कि लीगली वेडेड वाइफ होती है। एक सेक्शन 19 है जहाँ पे उसको एक हाउस होल्ड, घर में रहने का अधिकार, मतलब जो एक निवास का अधिकार होता है, वो अपने हस्बैंड मतलब जो लिव इन पार्टनर होते हैं उनसे वो उसकी पाने के अधिकारी है। अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने 125 मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी में बताया था, जो अब नया अधिनियम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जहाँ पे उसको 125 को 144 में स्थापित किया गया है, वहाँ पे भी वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो अब भारतीय न्याय संहिता है 2023, उसमें सेक्शन 85 जो पहले 498A हुआ करता था, नया सेक्शन जो 85 है उसमें क्रुएलिटी में जा सकती है। ओके। तो ये है, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में पूछूं कि अगर कोई लिव इन में महिला रह रही है और उनको जो है मान लीजिए फीमेल के साथ वायलेंस हो रहा है, यस, तो उस केस में उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाए वो,
जी सेकंड थिंग आईपीसी ये क्रिमिनल लॉ में क्रुएलिटी में जा सकती है। जी देन सारे जो लीगली वेडेड वाइफ को राइट्स होते हैं लाइक उसके वर्क प्लेस पे सुरक्षा, उसके घर में सुरक्षा, यदि उसका बेबी है तो उसकी कस्टडी की मांग वो कर सकती है, और अदर मॉनिटरी रिलीफ जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, और यदि लॉस ऑफ इनकम है, यदि ऑब्वियसली जब हम दो पार्टनर्स में कोई वायलेंस होता है तो एक पार्टनर ट्रॉमा में जाता है, क्योंकि जो झेलता है वो ट्रॉमा में जी, जाता है of course. है ना। तो यदि वाइफ ऑलरेडी अर्निंग बेसिस पे है तो उसका यदि कोई लॉस होता है तो वो लेने की वो अधिकारी होती है, लेकिन एक्चुअली आप उसका सिविल राइट, उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है। अच्छा प्रॉपर्टी में वाइफ मतलब लिव इन पार्टनर का कोई राइट नहीं होता है, जो लिव इन में होते हैं, लिव इन पार्टनर में विमेन का प्रॉपर्टी में या मेल का कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता। Okay. जो राइट्स हैं वो क्रिमिनल साइड है। ओके यस, वायलेंस में मतलब अधिकार रख सकते हैं बिल्कुल। कि वायलेंस में आपको कंप्लीट, domestic- यस, कंप्लीटली अधिकार है लड़की को, और लड़की को ही होते हैं ज्यादातर अधिकार तो विमेन साइड ही और होते हैं अगर सारे। मेल के साइड पे हुआ है वायलेंस तो क्या करेंगे? मेल के साइड यदि वायलेंस हुआ है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। ओके कर ही सेम सकता ही है। अधिकार है हाँ, मतलब सेम ही almost. अधिकार है, बट वो सेक्शंस ज्यादातर वाइफ के लिए ही है कि वो Okay. महिला जो अब जो कोई भी जहाँ से स्टार्ट होता है तो जो कोई भी महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, हाँ. मेल फीमेल, लेकिन जहाँ महिला से स्टार्टिंग है वहाँ महिलाओं के लिए ही जाता है। ओके तो जो प्रॉपर्टी राइट्स रहते हैं वो अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप में पूछूं कि किस तरीके से रहते हैं और कितने कितने रहते हैं, मदर की साइड मतलब जैसे फीमेल पार्टनर है उसके कितने रहते हैं, और अगर ऐसा होता है कि लिव इन में रहते रहते अगर इफ़ दे हैव चाइल्ड तो उसके कितने राइट्स रहते हैं? तो यदि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो बच्चे होते हैं, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो लिव इन पार्टनर्स और उनसे पैदा हुए बच्चों के बारे में एक नाजुक संबंध को स्थापित करता है। जी तो इसमें जो वाइफ है, वाइफ सिर्फ अपने लिव इन पार्टनर से जो वो जॉइंटली कंट्रीब्यूट करती है उसमें से शेयर अपना मांग सकती है। यस, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे इन एनी मैनर, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप से होते हैं, चाहे वो एक किसी रेपिस्ट से होते हैं, और चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होते हैं, ऑलवेज कानूनन इसको वैधता दी गई है। अच्छा कानूनन वैधता दी गई है। और Okay. इसको एक शब्द दिया गया है धर्मज। धर्मज मतलब लीगल, हमेशा वो लीगल ही माना जाएगा, धर्मज संतान ही मानी जाएगी। अच्छा यस, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसका कंप्लीट राइट होता है बच्चे का ऑलवेज। तो इसमें बस यही है कि वाइफ के लिए जो अधिकार नहीं है वो बच्चे के लिए खुले अधिकार हैं कानून में। ओके मतलब अगर कोई भी कपल लिव इन में रह रहा है तो फीमेल अगर है उनके साथ कोई भी पार्टनर है तो उनका वैसे कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं बनेगा। यस, लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके बच्चों की तो बच्चों के राइट प्रॉपर बनेंगे। और वाइफ के राइट्स वहाँ पर जैसे कि दोनों अर्निंग है और दोनों जॉइंटली कंट्रीब्यूट करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं और उनके बीच कोई एग्रीमेंट मतलब पर्सनल एग्रीमेंट हो गया कि भाई कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको 50-50 रेशियो में या जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में उसके अकॉर्डिंग वो उसको मांग सकती है। अदरवाइज उसके और कोई राइट नहीं होते। मतलब ऐसा ऑन पेपर हुआ है तो वो मांग सकती है, नहीं तो ऑन पेपर नहीं, यदि जैसे सपोज दैट बोला भी गया है तो भी वो मांग सकती है, अपने राइट्स को मांग सकती है। तो किस बेसिस पे मांगेंगी फिर? यदि हम बात करें तो बेसिस तो ये जैसे हम एक सर्टिफिकेट भी बनता है लिव इन रिलेशनशिप में। अच्छा यस, ओके तो सर्टिफिकेट से हम शो कर सकते हैं हम इतने टाइम से रह रहे हैं। और यदि जैसे जब कोई हम सैलरी लेते हैं तो ऑलवेज अकाउंट में ही आती है, तो उससे हम प्रूफ कर सकते हैं ना कि ये सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, तो इतना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो अपने उतना राइट मांग सकती है बस, और कोई उसको राइट नहीं है। इसकी जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है। तो अक्सर हमारे जो भारतीय समाज है या हमारी जो ट्रेडिशन है उसमें इसे बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया है, इसे गलत भी माना गया है, और बाकी अभी की जो जनरेशन है वो उसे कहीं कुछ हद तक सही मानती है, कुछ हद तक लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आपके हिसाब से ये क्या है, मतलब सही है या गलत है? वैसे तो यदि आप पर्सनल व्यू मेरा पूछते हैं तो मैं भी इसको गलत ही मानती हूँ जी, क्योंकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं घर में या बाहर भी हैं वो इसको अप्रूवल नहीं देते। और जैसा कि पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि ये अनैतिक है बट असंवैधानिक नहीं है। तो आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का अधिकार,
तो उसमें इसको मान्यता दी गई है और कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं जिसमें बहुत अच्छे से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। तो देखिए पर्सन टू पर्सन थॉट क्रिएट होते हैं, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। यस, और हम भी इसी युग में जी रहे हैं और लेकिन मैं अभी भी इसको सही नहीं मानती, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट मैं नहीं करती एक्सेप्ट Okay. और मैं इसको गलत मानती हूँ। ओके। और यदि हम बात करें तो अभी भी लिव इन रिलेशनशिप स्टिल फेस सोशल स्टिग्मा एंड डिसअप्रूवल एंड क्योंकि इसको कोई स्पेसिफिक लीगल लेजिस्लेशन नहीं है इसके लिए। Okay. तो जैसे कि आपने कहा कि ये पर्सन टू पर्सन थॉट प्रोसेस रहता है और एंड ऑफ कोर्स हर किसी का जो सोचना है वो अलग अलग है, लेकिन अभी भी देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पर इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर, जैसे हरियाणा है और भी एक दो स्टेट्स हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप लिव इन में रहते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? उत्तराखंड की बात करें तो यूसीसी समान नागरिक संहिता के दायरे में रजिस्ट्रेशन को, लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसके उस यूसीसी के दायरे में आता है। इस वजह से उसको वहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। यदि हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो इट इज़ सजेस्टेड नॉट मैंडेटरी। अच्छा, यस, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं नहीं करें। बट यदि हमने इतने सारे जो अधिकारों की बात करी, हम प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ, यस ऑफ कोर्स, है ना। तो सर्टिफिकेट बनाना मुझे लगता है कि जो भी लिव इन पार्टनर्स हैं वो अपने आप में मैंडेटरी मान के उस सर्टिफिकेट को बनवाएं। ओके। क्योंकि वो कैसे मांग करेंगे अपने अधिकारों की, कैसे शो करेंगे कि हम लिव इन में रह रहे हैं, है ना। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाता है सर्टिफिकेट। अच्छा, लेकिन अभी भी ऐसा माना जाता है क्या कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी लाइन अप नहीं हो पाई हैं और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है 114, इसमें ऐसा माना जाता है कि एक लंबे समय तक अगर आप रहते हैं तो कोर्ट उसे प्रिज्यूम कर लेती है कि आप मैरिज लाइक रिलेशनशिप में हैं। यस, तो अब तो इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023। अब इस सेक्शन को भी इसका सेक्शन को भी परिवर्तित कर दिया गया है, 119 कर दिया गया है। जो 114 था 114 और 119 में उसको स्थापित कर दिया गया है। तो 119 ये बताता है कि न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मान सकता है, अब चाहे वो सिविल हो और चाहे वो क्रिमिनल हो। तो हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो जब दो पार्टनर्स, अडल्ट और अनमैरिड पर्सन, साथ में एक लंबे समय तक रहते हैं ये बार बार आप इसलिए उसको एम्फसाइज करिए, अनमैरिड होना चाहिए, नॉट मैरिड। तो जितने भी सुन रहे हैं हमें या देख रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि वो अनमैरिड है, मतलब ये स्पेसिफिक हाईलाइट। और अडल्ट हाँ, अडल्ट एंड अनमैरिड, यस। हाँ, तो टू अनमैरिड एंड अडल्ट पर्सन अगेन आई एम सेइंग, जब वो लंबे समय तक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो न्यायालय उसको मान सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, मान सकता है, मैं प्रेज्यूम कर सकता है, मैं प्रेज्यूम मान सकता है कि वो एक विवाह के नेचर में रह रहे हैं जी। यही अस्तित्व है 119 में इसका, कि मान सकता है। और उसके लिए तो बहुत सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक 119 भी है कि चलो ठीक है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अब इसको हम कैसे लाएंगे। तो एक प्रिजम्पशन है 119 में कि आप कहीं रह रहे हैं तो आस पड़ोस के लोग भी बताएंगे, नेबर्स बताएंगे कि भाई ये रहते हैं, इतने इतने समय से रहते हैं, तो उनका एविडेंस मान सकते हैं कि वो एक लंबे समय से एक अपने मैरिज वाले नेचर में रह रहे हैं। ओके, तो इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब जो ये जो सर्टिफिकेशन के और ये जो रजिस्ट्रेशन का आपने बोला है, हाँ, यदि किसी ने नहीं बनवाया, हाँ, जो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है जिनको, पर करवा लेना चाहिए, मुझे करवा लेना चाहिए डेफिनेटली। ये कानूनी अधिकारों के लिए और कानूनी स्पष्टता जो होती है दोनों पार्टनर्स के बीच, उसका उस उद्देश्य से हमें सर्टिफिकेट को बनवा लेना चाहिए। तो ऐसा कहा जा सकता है, अगर ओवरऑल इन अ नटशेल कहूँ श्रद्धा जी, कि कानूनी तौर पे तो इसे अपना लिया गया है, लेकिन सामाजिक तौर पर अभी भी ये अपनाया नहीं गया है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। एनीवेज, तो और कोई ऐसे सजेशंस जो आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को देना चाहते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप पे है, कि जो रह रहे हैं साथ में पार्टनर्स, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं?
मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरी जो थिंकिंग है, मैंने पहले भी बोला है कि पर्सन टू पर्सन जी। मैं इस रिलेशन को मान्यता नहीं देती, मैं इसको अच्छा नहीं मानती। लेकिन ठीक है, यदि रह रहे हैं तो अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। और यदि आपकी शादी को कहते हैं ना कि जैसे ठीक है एक अरेंज मैरिज होती है तो हम उसमें नहीं मिलते, ज़्यादा बात नहीं करते और विद इन 8 डेज़ या 30 डेज़ या 3 मंथ या 6 मंथ में हमारी मैरिज हो जाती है और बाद में कोई डिस्प्यूट होते हैं, तो जो डिस्प्यूट ना हो उसके लिए ही लोग एक प्रेफरेंस दे रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को। जी। तो वो रह रहे हैं तो अपने मदर फादर से एटलीस्ट एक अच्छी परमिशन लेके और खुशी के साथ रहें। यही मेरा ये एक सजेशन और है। क्यूरियोसिटी आ गई मुझे कि मदर फादर का अगर नहीं है परमिशन तो भी रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, जैसे कि हमने अडल्ट है, अडल्ट है ना, अनमैरिड है। एनीवेज श्रद्धा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतना समय दिया आपने और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। वेलकम मैम। ओके, तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई लिव इन रिलेशनशिप पे और बहुत सारी डिटेल्स भी दी, बहुत सारी इंसाइट्स भी दिए। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि रिश्ते जो है वो मन से निभाए जाते हैं। अगर आपका मन अच्छा है, अगर आप मन से किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। इसी थॉट के साथ फिर आऊँगी और अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। फिर मिलेंगे और करेंगे और भी बातें। टिल द टाइम स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM। मैं हूँ वानी, शो है खास बात।